हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 2 के लिए मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 कंप्लीट करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको पेपर नंबर 2 के लिए 5 क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से उन सभी क्लास को देखकर सभी क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर क्लासेस की तरह आज के इस क्लास में मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करके बताने वाला हूं। तो क्लासेस थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। आने वाले सभी क्लासेस के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखते हैं। एक बार आप लोग लिंक को कॉपी कीजिए और शेयर करते जाइए, अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, बात करते हैं हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका क्या कह रहा है। तो क्वेश्चंस कहता है कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जरूर पूछा जा सकता है आपसे। और याद रखिएगा, 1789 की जो फ्रांस में क्रांति होती है, जिसे फ्रांस की राजक्रांति के नाम से जाना जाता है, और इस क्रांति का अग्रदूत जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे क्वेश्ने को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्वेश्ने को क्या कहा जाता है? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। आइए बात करते हैं किसकी, तो बात करते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की। तो ध्यान रखिएगा, 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति होती है, इस समय फ्रांस में शासक कौन होता है? पूछा जा सकता है आपसे कि किसके शासन काल में जो है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति होती है, तो आप कहोगे सर लुई 16वां के शासन काल में। किसके शासन काल में? लुई 16वां के शासन काल में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति होती है। फिर बात कर लिया जाए लुई 16वां की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लुई 16वां जो है फ्रांस की गद्दी पर कब बैठता है, तो आप कहोगे सर 1774 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1774 ईस्वी में लुई 16वां क्या करता है, तो फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। यहीं पर आप एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, जो कि आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा कहा गया कि मैं ही क्या हूं? राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। मैं ही राज्य हूं, मैं राज्य हूं और मेरे शब्द ही जो है कानून है। या किसके द्वारा कहा गया था, तो आप कहोगे सर लुई 14वां के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? यह शब्द जो है, या क्या कहते हैं, स्टेटमेंट जो है, यह लुई 14वां के द्वारा दिया गया। चलिए आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्वकोश का संपादन जो है, यह किसके द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा, विश्वकोश का संपादन जो है, यह किसके द्वारा किया गया, तो दिदरो के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो आप कहोगे 1748 से लेकर 1749 के बीच में जो है विश्वकोश का संपादन किसके द्वारा, तो दिदरो के द्वारा किया गया। आगे बात करेंगे, क्वेश्चंस देखिएगा अगला क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि किसने कहा कि 100 चूहों के अपेक्षा एक सिंह का शासन जो है यह उत्तम है। यह स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि 100 चूहों के अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह जो कहा गया था किसके द्वारा, तो वॉल्टेयर के द्वारा कहा गया था। वहीं पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है वॉल्टेयर से संबंधित। याद रखिएगा, वॉल्टेयर की एक प्रमुख रचना जो कि आपसे पूछी जा सकती है, वह क्या है, तो वह है भाई साहब लेटर्स ऑन इंग्लिश। ठीक है, क्या है? लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है, लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है, यह किसकी रचना है, तो आप कहोगे वॉल्टेयर की रचना है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत का किसके नेतृत्व में किया जाता है, तो आप कहोगे सर यह जो आंदोलन है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन, इसका नेतृत्व कौन करता है, तो भाई साहब मार्टिन लूथर के नेतृत्व में जो है इस आंदोलन की शुरुआत करी जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन से आपका कि कोलंबस जो है यह कहां का निवासी था। स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है। और बात कर लिया जाए कोलंबस की, तो ध्यान रखिएगा, कोलंबस जो है भाई साहब यह इटली का निवासी था। कहां का निवासी था? इटली का निवासी था कोलंबस। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि नई दुनिया का खोज जो है, नई दुनिया का खोज किसके द्वारा किया गया, तो आप कहोगे सर नई दुनिया का खोज जो है यह कोलंबस के द्वारा किया गया। वहीं पर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अमेरिका के लिए, किसके लिए, अमेरिका के लिए जो भाई साहब समुद्री मार्ग का खोज जो है, समुद्री मार्ग का खोज जो है यह किसके द्वारा किया गया, तो आप कहोगे सर यह भी कोलंबस के द्वारा ही किया गया। वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि अमेरिका की खोज जो है यह किसके द्वारा किया गया, तो अमेरिका की खोज जो भी है यह किसके द्वारा, तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो आप कहोगे सर 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को जो है अमेरिका की खोज किसके द्वारा, तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे,
आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए एफ नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि अमेरिका का नया संविधान कब लागू किया गया। तो बात करी जाए अमेरिका की, तो अमेरिका में जो नया संविधान लागू किया गया था यह 1789 ईस्वी में लागू किया गया था। कितने ईस्वी में? 1789 ईस्वी में। चलिए आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्साई की शीश महल का निर्माण जो है यह किसके द्वारा करवाया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बात करी जाए वर्साई के शीश महल की, तो वर्साई का शीश महल देखिए यहां पर क्या ऑप्शन है, लुई 15वां, लुई 16वां, 18वां और 19। तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन है थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, याद रखिएगा। वर्साई के शीश महल का जो निर्माण है भाई साहब यह किसके द्वारा, तो लुई 14वां के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लुई 14वां के द्वारा जो है भाई साहब आपके वर्साई के शीश महल का निर्माण करवाया जाता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वर्साई को जो है फ्रांस की राजधानी किसके द्वारा बनाया गया। तो वर्साई को फ्रांस की राजधानी जो है यह किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो यह भी कहोगे लुई 14वां के द्वारा ही घोषित किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। स्टार लगाइए इस प्रश्न पर भी, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक संविदा नामक पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो बात करी जाए सामाजिक संविदा, या फिर कहा जा सकता है आपसे कि सामाजिक अनुबंध, क्या कहा जा सकता है, सामाजिक संविदा या फिर सामाजिक अनुबंध पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप कहोगे सर यह जो लिखा गया है रूसो के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि सामाजिक संविदा या फिर सामाजिक अनुबंध पुस्तक रूसो के द्वारा कब लिखा गया, तो आप कहोगे सर इसका जो प्रकाशन था यह 1762 ईस्वी में किया गया। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन से वाटरलू का युद्ध जो है यह कब होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वाटरलू के युद्ध के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाई साहब यही एक ऐसा युद्ध था जो कि क्या कहा जाए तो नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध था। और इस युद्ध में क्या होता है, तो नेपोलियन की हार हो जाती है। नेपोलियन की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और देखिए वाटरलू का युद्ध जो है यह होता कब है, तो आप कहोगे सर 1815 ईस्वी में जो है वाटरलू का युद्ध होता है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है आपका। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है यह किसके द्वारा किया गया। तो बात करी जाए रक्त और लौह की, तो देखिए रक्त और लौह की नीति का जो अवलंबन है भाई साहब यह कौन करता है, तो बिस्मार्क के द्वारा किया जाता है। यह जो नीति थी देखिए सबसे पहले बात कर लिया जाए यहां पर, तो 1862 ईस्वी में बिस्मार्क क्या करता है, तो एक भाषण देता है रक्त और लौह से संबंधित। लेकिन यही भाषण जो है बाद में चलकर क्या होता है, तो यह एक नीति के रूप में बन जाता है। और इसी को किस रूप में जाना जाता है, तो रक्त और लौह की नीति के रूप में जाना जाता है। ये सारी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब आइए आगे बात करते हैं। तो देखिए आज के इस क्लास में जो हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। बात कर लिया जाए कि इस लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की, तो देखिए क्वेश्चंस कहता है आपका 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका की क्या करे, तो विवेचना करे। इतना ही नहीं, इस क्वेश्चंस को आपसे एक और तरीके से पूछ लिया जा सकता है। देखिए एक क्वेश्चंस को आप याद करोगे भाई साहब, एक क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करोगे, आपसे मैं गारंटी देता हूं किसी प्रश्न को 3 से 4 तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बड़ी सरलता के साथ आंसर कर सकते हो। इसी क्वेश्चंस को आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के दार्शनिक कारण क्या थे। वहीं पर बात कर लिया जाए तो आगे भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। देखिए ध्यान से, अगला जो क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या निकल कर आए, इसकी विवेचना करें। इतना ही नहीं, एक और तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मॉन्टेस्क्यू, रूसो एवं वाल्टेयर के विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि कैसे तैयार करी, इसकी विवेचना करें। तो ये 4 तरीके से मैंने आपको पहले ही भी बताया कि एक क्वेश्चंस अगर आप याद करते हो, एक क्वेश्चंस को समझते हो, तो आपसे अगर 3-4 तरीके से इसी प्रश्न को पूछा जाए तो आप बड़ी सरलता के साथ उसका उत्तर दे सकते हो। उत्तर देने से पहले हम लोग समझेंगे कि इस क्वेश्चन का की पॉइंट आखिर क्या है। तो की पॉइंट की अगर बात कर लिया जाए तो इस प्रश्न का की पॉइंट निकल कर आता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक बेसिक परिचय करते हैं 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का। तो देखिए बात करी जाए 1789 ईस्वी की क्रांति का, तो 1789 ईस्वी की जो फ्रांस की राज क्रांति थी यह विश्व के इतिहास की एक कहा जाए तो अभूतपूर्व घटनाएं थी। इसके प्रारंभ होने में अन्य घटकों के साथ साथ कुछ दार्शनिकों ने भी क्या किया और कुछ विचारकों ने भी क्या किया, तो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18वीं शताब्दी में अनेक दार्शनिकों का उदय होता है जिन्होंने अपने विचारों से जनता को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जो है जागृत करने का प्रयास किया। उनके द्वारा लिखित पुस्तकों एवं लेखों ने तात्कालिक समाज में एक तरीके से कहा जाए तो हलचल उत्पन्न कर दिया। फ्रांस की राजक्रांति का जो उदय है यह बौद्धिक जागरण तथा जनता के कष्टों के मेल के फलस्वरूप हुआ था।
आगे बात करें तो देखिए बौद्धिक जागरण ने क्या किया, तो बौद्धिक जागरण ने जनता को भौतिक जीवन की कठिनाइयों को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करी और उसे भौतिक जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए क्या किया, तो प्रेरणा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति है इसका दार्शनिक कारण क्या था, और या फिर कहा जाए तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका रही थी। तो कुछ प्रमुख दार्शनिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। और इतना ही नहीं, यहां पर कुछ ऐसे भी फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी पूछी जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉन्टेस्क्यू की। तो मॉन्टेस्क्यू ने अपने राजनीतिक विचारों को अपनी एक पुस्तक में लिखा था, जिस पुस्तक का नाम क्या था, तो याद रखिएगा द स्पिरिट ऑफ लॉज। आपसे पूछा जा सकता है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक जो है या भाई साहब किसके द्वारा लिखा गया, तो आप कहोगे मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया। तो इसी पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, तो अपने विचारों को, अपने राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से फ्रांस की जनताओं को एक संदेश दिया, और वह संदेश क्या था, तो वह था आदर्श शासन व्यवस्था के लक्षणों तथा देश की तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के दोषों से अवगत कराना। वहीं पर आगे बात कर लिया जाए तो उन्होंने बताया कि तात्कालिक राजनीतिक एवं धार्मिक संस्थाओं की कड़ी आलोचना इस पुस्तक के माध्यम से करते हुए लोगों को जागृत करने का प्रयास किया, उसके मुख्य विषय वस्तु के बारे में लोगों को समझाने का प्रयास किया। आगे देखिए तो मॉन्टेस्क्यू ने निरंकुश राजसत्ता को जनता के कष्टों का मुख्य कारण बताते हुए वह अपनी पुस्तक में लिखा है कि सर्वोत्तम शासक वही होता है जिसमें शासन की 3 शक्तियां होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वोत्तम शासक वह होता है जिसमें शासन की 3 पद्धतियां जो कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो है यह होती है, यह किसके द्वारा कहा गया था, तो आप कहोगे सर मॉन्टेस्क्यू के द्वारा कहा गया। और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में जो ये लिखा कि सर्वोत्तम शासक वह होता है जिसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, जिसके शासन काल में, जिसकी शासन की शक्तियों में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका होती है, जो कि क्या होता है, तो स्वतंत्र रूप से कार्य करने के अवसर प्रदान करती है। इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे तो देखिए इन्होंने बताया था कि उसने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए यह मत दिया, यानी कि यह बताया कि राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रशासनिक शक्तियों का क्या करे, तो विकेंद्रीकरण कर दे। ठीक है, देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चंस बन सकता है, पूछा जा सकता है कि पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो आप कहोगे सर मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने अपने विचारों के द्वारा फ्रांस की जनताओं का प्रत्यक्ष रूप से आह्वान किया कि प्रशासनिक घटकों की स्वतंत्रता के लिए उन्हें क्रांति का मार्ग अपनाना चाहिए, ताकि देश में निरंकुश राजतंत्र को क्या किया जा सके, तो समाप्त किया जा सके। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है अपने लेखों के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों के बीच जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए एक पहल का उजागर करने का प्रयास किया। तो पुस्तक कौन थी, आप याद रखोगे द स्पिरिट ऑफ लॉ। चलिए आगे बात करेंगे तो अगला जो दार्शनिक है आपका वह कौन है, तो देखिए अगला दार्शनिक याद रखोगे वॉल्टेयर। ठीक है, इन्होंने भी काफी ज्यादा भूमिका निभाया किसके लिए, तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के लिए। बात करी जाए वॉल्टेयर की तो वॉल्टेयर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक था और कार्यों की शुद्धता में हमेशा विश्वास किया करता था। उसने जनता को अपने अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था आत्मनिर्णय का सिद्धांत। देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस अब पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है या किसके द्वारा किया गया, तो आप कहोगे वॉल्टेयर के द्वारा किया गया। अब इस सिद्धांत के माध्यम से उसने बताया कि जनता को सरकार के गलत कार्यों या फिर सरकार के गलत नीतियों के विरोध जो है साहस पूर्वक क्या करना चाहिए, तो विरोध करना चाहिए। किसके द्वारा बताया गया भाई साहब, वॉल्टेयर के द्वारा बताया गया। इतना ही नहीं, वॉल्टेयर ने अपनी अस्पष्ट शैली में अनेक लेख लिखे जिसके माध्यम से उन्होंने राजा की निरंकुशता और चर्च के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने का प्रयास किया, यानी कि एक करारा प्रहार जो है किसके ऊपर, तो राजा की निरंकुशता और चर्च के भ्रष्टाचार पर किया गया। इस प्रकार फ्रांस के बौद्धिक जागरण तथा जन जागृति में वॉल्टेयर के विचारों की सराहनीय भूमिका रही है। आगे बात करेंगे जो कि अगला जो आपका दार्शनिक है वह है रूसो। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रूसो की अगर बात कर लिया जाए तो उन्होंने अपने विचारों के आधार पर क्या किया, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना की। और यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया, तो आप कहोगे सर रूसो के द्वारा लिखा गया। अब इस पुस्तक में क्या लिखा गया, इसकी क्या विशेषताएं रही है, तो देखिए इस पुस्तक की प्रमुख विशेषताएं सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या करना थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या करने से संबंधित क्या कहते हैं रूसो की कौन सी रचना है, तो आप क्या कहोगे सर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस पुस्तक में रूसो ने समाज की रचना, उत्पत्ति, विकास एवं राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे रोचक ढंग से वर्णन किया है। और यह पुस्तक का प्रथम वाक्य जो है यह क्या कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा
जन्मा है, किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया? तो आप कहोगे सर रूसो के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया। बात करें तो इस पुस्तक में रूसो ने लिखा है कि प्रारंभ में मनुष्य बिल्कुल स्वतंत्र था, लेकिन यह कब तक था? तो जब तक राजा शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब राजा शब्द की उत्पत्ति होती है तब क्या होता है? तो रूसो ने राजा की निरंकुशता तथा दैवी अधिकारों के सिद्धांत का खंडन करते हुए बताया है